हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। दोस्तों, इस कहावत को आपने अपनी जिंदगी में कई बार सुना ही होगा। आज का हमारा ये वीडियो भी इसी कहावत के मिलते जुलते कैरेक्टर को बयां करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुगलों के दूसरे बादशाह हुमायूं की। ये वो बदनसीब बादशाह था जिसने अपनी सारी जिंदगी खोई हुई सल्तनत को फिर से वापस पाने में बिता दी। मगर जैसे ही वो ये सब पाने में कामयाब हो जाता है, उसके तुरंत कुछ महीने बाद एक्सीडेंटली उसकी मौत हो जाती है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या थी इसकी हिस्ट्री, जानते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में जिसका नाम है द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बाबर की बायोग्राफी को भी रिव्यू किया है। बाबर मुगल एम्पायर का फर्स्ट एम्परर था, पहला बादशाह था वो। तो उसको भी मैंने कवर किया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। क्योंकि हुमायूं की बायोग्राफी को समझने के लिए आपको सबसे पहले बाबर की बायोग्राफी को भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही उसका बेस है। वैसे मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू तो दूंगा ही, क्योंकि विदाउट उसके आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, बाबर एक भागा हुआ राजा था अपने एरिया से, फरगना वैली से, उज्बेकिस्तान में जो अभी स्थित है। और वहां से वो इंडिया की तरफ आया था, काबुल में उसने अपना थ्रोन इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद वो धीरे धीरे लड़ते लड़ते यहाँ पे इन पंजाब की तरफ घुस गया था। और वहां पे जो उस समय की सबसे बड़ी सल्तनत यहाँ पे राज कर रही थी, दिल्ली सल्तनत, लोदीज वहां पे राज कर रहे थे। वहां के जो सबसे बड़े आखिरी जो सुल्तान थे, इब्राहिम लोदी, उनको हराकर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में वो यहाँ पे अपना थ्रोन स्टैब्लिश करता है। मगर ऐसा नहीं था कि बाबर यहाँ पे आ गया, मतलब पूरा उसने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, वो पूरा जीत गया। उसे अभी भी बहुत बड़े बड़े लोगों को हराना था, क्योंकि उस वक्त खानवा में राणा सांगा थे, मेदिनी राय थे मालवा में। ये दो सबसे बड़ी ताकत थी। बाबर ने उनको भी बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, इन दोनों में हराकर मतलब लगभग अच्छी तरह से नॉर्थ रीजन पूरा भी बाबर के कब्जे में उसने कर लिया था। अब ऐसी सिचुएशन में बाबर वॉज टायर्ड कि अभी वो सोच रहा है कि यार बस 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 बहुत हो गया, अभी मुझे क्या करना है, थोड़ा पीस टाइम चाहिए मुझे और मुझे वापस लौटना है। अब इसी बीच क्या होता है, हुमायूं जो होता है बाबर का सबसे बड़ा बेटा, वो बीमार हो जाता है। और बाबर काबुल न जाते हुए आगरा पहुंच जाता है हुमायूं के पास। अब उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि अगले ही दिन वो मर जाए, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो बाबर क्या करता है, अल्लाह से दुआ करता है कि इसको जो भी बीमारी है वो मुझे लग जाए। और वैसे ही होता है। उसके तुरंत 2-3 दिन बाद हुमायूं ठीक होने लगता है और वो सारी बीमारी बाबर को लग जाती है। और उसके अगले ही 2-3 महीने बाद उस बीमारी के चलते बाबर की मौत हो जाती है। अब जब बाबर मर गया, उस टाइम 1530 का जो समय था, वहां पर हुमायूं थ्रोन पे आ जाता है। और यहां से हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। अब ये पूरा जो मैंने आपको बताया है, ये एक शॉर्ट में थोड़ा सा था। इसका डिटेल मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो इसको ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये हुमायूं पर बेस है। तो चलिए हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का जो रियल नेम था वो था मिर्जा नसरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन वेल नोन हिस्ट्री में उसे हुमायूं के नाम से ही जानते हैं, तो हम भी उसका हुमायूं नाम से ही जानेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नाम लेना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म हुआ था। उसकी मां का नाम था माहम बेगम, जो बाबर की थर्ड वाइफ थी। अब हुमायूं जब गद्दी पर आया एट द टाइम ऑफ, मतलब वो पीरियड था दिसंबर 1530 का, तो एट दैट टाइम ही वाज जस्ट 23, मतलब वो 23 साल का था उस वक्त। मगर कम उम्र होने के बावजूद भी ही वॉज एन एक्सलेंट रूलर। और वो एक बहुत बड़ा वॉरियर था। पापा के साथ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ उसने लड़ी थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में वो था, ऐतिहासिक बैटल थी, उसमें वो था। बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को जब हराया था बाबर ने, तो उस बैटल में भी उसका बहुत बड़ा योगदान था। आगे की लड़ाई वो नहीं लड़ पाया क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। अब इस वॉर एक्सपीरियंस के चलते इस कच्ची उम्र में भी वो बाबर की गद्दी संभालने में बहुत सक्षम था। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप थ्रोन पे बैठ जाते हैं, कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। बाबर ने भी उस समय फेस किए और हुमायूं भी ये चैलेंजेस को फेस करने वाला था। वो चैलेंजेस क्या थे, चलिए जानते हैं अभी।
सबसे पहला चैलेंज हुमायूं के लिए ये था कि उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अच्छी तरह से पूरा एस्टेब्लिश नहीं था, क्योंकि बाबर उस समय स्ट्रगल कर रहा था अपने रीजन को कंसोलिडेट करने में, क्योंकि उस समय उसे वक्त नहीं था ना कि एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करे, मनसबदारी, हाँ तू भाई उस तरफ जा, तू उस तरफ जा, उस तरफ की चौथ का रकम दे दे, लोगों के लिए रास्ते बना, ये काम कर, मतलब ये सोशल्स काम वो नहीं कर रहा था उस टाइम। वो एक लुटेरा ही था, क्योंकि उसे क्या करना था, पहले पहले जल्दी जल्दी उसको सबको अपने अंडर लाना था, उसके बाद ये सब वो करता। लेकिन उसी बीच उसकी मौत हो गई थी। तो जब वो हुमायूं के लिए ये थ्रोन छोड़ के गया था तो उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन इतना कंसोलिडेट नहीं था, और हुमायूं के पास वो एक नेगेटिव पॉइंट था, क्योंकि अल्टीमेटली लोग आपके साथ नहीं है ना, लोग आपको अभी भी बादशाह नहीं समझ रहे हैं, लोग आपको लुटेरा समझ रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे। तो ये उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरे चैलेंज की बात करें तो जो फाइनेंशियल सिस्टम था मुगल एम्पायर का, वो अच्छी तरह से पूरा एस्टेब्लिश नहीं था। तीसरे चैलेंज की बात करें तो अफगान जो थे, अब बाबर ने लोदी जो थे, लोदियों को हटाकर खुद का थ्रोन एस्टेब्लिश किया था। तो अफगान उस समय भारत में ही थे, वो बिहार रीजन में भाग गए थे, तो वो बार बार प्रॉब्लम दे रहे थे हुमायूं को। बार बार वो आ रहे थे, आगरा में घुस गए, दो चार इलाके को लूटपाट लिया, चले गए वापस, तो ऐसा कंटिन्यू हो रहा था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, अफगान उसको अभी भी छेड़ रहे थे। अब चौथे चैलेंज की बात करें तो हुमायूं के सामने दो सबसे बड़े पावर्स खड़ी थी उस समय। एक तो थी बंगाल की तरफ का रीजन, और वहां पे था शेर शाह सूरी, और दूसरा था गुजरात की तरफ का रीजन, उसमें था बहादुर शाह। ये दो जो सुल्तान थे ये बैक टू बैक, मतलब एक के बाद एक, अगर इधर का आ रहा है तो इधर का शांत है, फिर ये चला जा रहा है तो इधर से हमला कर रहा है, मतलब ये दोनों तरफ से, ईस्ट तरफ से वेस्ट तरफ से, दोनों तरफ से बाबर को परेशान कर रहे थे, और ये अपने अपने रीजन में पावरफुल होते जा रहे थे। तो ये हुमायूं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उस वक्त के लिए कि ये इन दोनों से कैसे निपटा जाए। अब पांचवा और सबसे बड़ा चैलेंज था हुमायूं के लिए, हालांकि इसे नंबर 1 पे रखना चाहिए इस चैलेंज को, क्योंकि ये चैलेंज उसके भाइयों का था उसके खिलाफ। अब ये सब मिला के 4 भाई थे। अब सबसे बड़ा था हुमायूं। अब हुमायूं सबसे बड़ा था, इसलिए बाबर ने क्या किया था, हुमायूं को दिल्ली और आगरा दे दिए थे कि यार आप मेरे सबसे बड़े बेटे हो, लाडले बेटे हो, आप मेरे अगले आने वाले बादशाह हो, और आप यहां पे दिल्ली की गद्दी पे आप राज करोगे। ओके। उसके बाद जो उनका दूसरा जो बेटा था उसका नाम था कामरान। अब ये कामरान जो था ये बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी प्रिंस था, और वो चाहता था कि दिल्ली और जो आगरा का जो थ्रोन है उस पे मैं बैठूं। लेकिन ऐसा अल्टीमेटली नहीं होता है। उसे काबुल और कंधार का जो रीजन था बाबर का, जब पहली बार बाबर यहाँ पे आया था और वहां पे उसने स्टार्टिंग में जहां पे उसने अपना थ्रोन स्टैब्लिश किया था काबुल में, वो रीजन अभी वो कामरान को दे देता है। इसके बाद जो तीसरा बेटा होता है उसका नाम होता है अस्कारी। अब ये अस्कारी जो है उसे अलवर का गवर्नर बना देता है बाबर उस वक्त। अब इसके बाद आता है सबसे छोटा बेटा बाबर का, हिंदाल। उसको बलूचिस्तान का जो एरिया है अफगानिस्तान में जो मौजूद, वो छोटा सा एरिया उसे दे दिया जाता है कि यार आप यहां पे बैठो। तो ये सभी जो थे, इनको ये वहां के बादशाह नहीं थे, हालांकि ये खुद को वहां का बादशाह मानते थे। कामरान खुद को काबुल का बादशाह मानता था, और हिंदाल भी बदकिस्तान का खुद को बादशाह मानता था, लेकिन ये थे नहीं, ये दोनों भी बाबर हुमायूं के अंडर थे। लेकिन अभी हुमायूं क्या सोचता है, यार चलो जाने दो, जो भी वो समझते हैं उनको वो करने दो, मेरे भाई तो है। वो यही सबसे बड़ी गलती थी हुमायूं की कि वो समझ नहीं पाया अपने भाइयों की ये क्या चाले चल रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा वो क्या क्या करने वाले हैं आगे चल के हुमायूं के साथ। तो ये पांचवा सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसके भाई ही उसके खिलाफ थे। जैसे ही बाबर की डेथ हो जाती है, मतलब अभी बाबर मर गया है, और उसके दूसरे तीसरे दिन ही कामरान क्या करता है, काबुल से निकलता है और लाहौर को ऑक्यूपाई करता है। मतलब देखिए शुरुआत किसने की है, छोटे भाई ने की है। कामरान उठ गया है और लाहौर को कैप्चर कर लिया उसने, जो कि अब उस वक्त रीजन था हुमायूं का। अब यहाँ पे क्या होता है कि हुमायूं सोचता है कि यार मेरा छोटा भाई तो है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, तो वो जाता है और अपने भाई को समझाता है कामरान को कि यार देखिए आपस में झगड़ा अच्छी बात नहीं है, वैसे भी मुझे और बहुत बड़े चैलेंजेस है। वो शेर शाह सूरी उस तरफ बंगाल में बैठा है, गुजरात में इस तरफ बहादुर शाह बैठा है, इन दोनों को मुझे हराना है, और अपना जो पापा का जो रीजन है हमारे
बादशाह जो हमारे थे उनका जो रीजन है उसे कंसोलिडेट करना है। तो आप क्या करिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं बाद में सॉल्व करूंगा, अभी के लिए आप क्या कीजिए, लाहौर छोड़ के आपके क्षेत्र जो है काबुल, वहां पे चले जाइए। पूरी विनम्रता विनम्रता से वो समझाता है। और उस वक्त मतलब बाबर का वो सौभाग्य ही कहे हम, सॉरी हुमायूं का ये सौभाग्य ही कहे हम कि कामरान मान जाता है और वापस अपने क्षेत्र काबुल चला जाता है। अब इसके बाद हुमायूं अभी बैटल्स में जाएगा अभी, क्योंकि अभी 1532 से 1540 तक वो कंटिन्यू 10 साल के इसका जो रीजन है वहां पे वो कंटिन्यू बैटल करता रहेगा, लड़ता रहेगा। और इसकी शुरुआत होती है बैटल ऑफ दुरहा से। ये बैटल 1532 में लड़ी गई थी। ये बैटल अफगानों के अपोज में लड़ी गई थी बिहार क्षेत्र में। और यहां पे हुमायूं अफगानों को पूरा खदेड़ देता है यहां से, और यहां पे अपना पूरा रीजन कंसोलिडेट कर देता है। अब हुमायूं जैसे ही इनको हरा देता है, बिहार तक का रीजन अपने अंदर कंट्रोल में ले लेता है, तो उसकी नजर पड़ती है चुनार किले पर। चुनार का जो किला था उस वक्त में बिहार के बॉर्डर्स पे था, बंगाल और बिहार के बॉर्डर्स पे था चुनार का यह किला। तो वो किला जिसके पास था वो अपनी बॉर्डर सिक्योर कर सकता था, क्योंकि अल्टीमेटली मैं पिछले लेक्चर से बताते आ रहा हूं कि कोई भी गढ़ का, कोई भी किले का आपके पास होना मतलब आप एक बॉर्डर को सेट करते हैं कि यार यहां तक आप, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र आपके हाथ में है, दुश्मन आगे से आता हुआ आपको दिख रहा है उस वहां से, तो ये क्या होता है, एक प्लस पॉइंट होता है किसी भी रीजन को, किसी भी जो एरिया को स्टैब्लिश करने में। तो ये चुनार का किला हुमायूं को चाहिए था। इसका दूसरा सबसे बड़ा ये रीजन था कि ये चुनार के किले से ही उसके टेरिटरी में घुसा जा सकता था, क्योंकि यहां से जो जमीन वाला जो रास्ता है और पानी वाला रास्ता है, ये दोनों भी जाके मिलते थे आगरा से। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट था डायरेक्टली उसके कैपिटल को, आगरा और दिल्ली को। तो चुनार के किले को जीतने के लिए उसे आगे बढ़ना था। अब यहां पर बैठा था शेरशाह सूरी। ये फोर्ट जो था शेरशाह सूरी के अंडर था। अब शेरशाह सूरी कौन था, इसके बारे में मैं एक अलग सा बायोग्राफी बनाने वाला हूं, क्योंकि ये भी बहुत छोटा इंसान नहीं था, क्योंकि इसने अल्टीमेटली मुगलों की जो पावर थी, मुगलों का पूरा रीजन था, उसे ब्रेक दे दिया था, उसे उखाड़ फेंका था। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज में ये आपको मैंने बताया हुआ है, उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो उसने आगे चलकर हुमायूं को हरा दिया था और यहाँ पे वो ब्रेक दे दिया था, तो वो भी बहुत बड़ा शासक था। बट एट दिस स्टेज वो इतना पावरफुल नहीं है जो कि आगे जाके बनेगा। तो अभी क्या होता है, 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद हुमायूं वो किले को कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है। 4 महीने वो पूरा घेरा बना के बैठता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि हुमायूं की सबसे बड़ी गलती क्या थी। हुमायूं की गलती ये थी कि वो एक ट्रीटी साइन करता है शेरशाह सूरी के साथ। अब शेरशाह सूरी तो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो उसके पिता बाबर की उम्र का था और हुमायूं उसके बेटे की उम्र का था, मतलब बहुत छोटा था। और शेरशाह सूरी के पास तजुर्बा बहुत था हुमायूं से। वो हार तो गया था, लेकिन वो जो ट्रीटी करता है ना हुमायूं के साथ, वो बहुत बड़ी गलती साबित होती है हुमायूं के लिए। अब वो ट्रीटी में क्या था, सबसे बड़ा एक पहला पॉइंट था ट्रीटी में कि जो चुनार का जो फोर्ट है वो आगे चलकर शेरशाह सूरी के पास ही रहेगा। अब हुमायूं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था, वो इतने दूर से आया था चुनार को जीतने के लिए, और वो ट्रीटी में क्या करता है कि चलो ठीक है भाई, मैंने तुमको माफ किया, ये चुनार का फोर्ट तुम रख सकते हो, तुम मेरे अंडर होके काम करो। अब उसको दूसरा मौका दे रहा था हुमायूं। अब दूसरे पॉइंट में ट्रीटी के ये था कि आप लॉयल रहेंगे मुगल एम्पायर से। अब ये पॉइंट तो मेरे हिसाब से पॉइंटलेस था, क्योंकि यार आप उसको एक पावर देके बोल रहे हैं कि यार हाँ आप मेरे अंडर रहो, यार कभी भी वो उस पावर का इस्तेमाल करके आपका ये पॉइंट तो तोड़ सकता है कैसे भी। अब यहाँ पे जो तीसरी बात थी, वहां पे ऐसा था कि इस जो दूसरा पॉइंट था, ये लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए हुमायूं क्या करता है, जो शेरशाह सूरी का एक बेटा होता है उसको एक हॉस्टेजेस बना के रखता है, मतलब ये बेटा मेरे पास रहेगा, तू जैसे ही बगावत करेगा तब मैं इसको खत्म कर दूंगा। मतलब ये ऐसा हिस्सा था उस वक्त का उसके ये पूरी ट्रीटी का। तो ये आप इतना कुछ इतना इसको बड़ा नहीं समझते, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, जब जहां पे कोई आप जो बोलते हैं ना पॉलिटिक्स आ जाता है, तो वहां पे रिश्ते इतने मायने नहीं रखते थे, और उस समय तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये इतना बड़ा मूव नहीं था हुमायूं का कि आप जा रहे हो और एक किले को आप जीते हो और एक उसका बेटा उठा के लेके आ रहे हो। अब एक तरफ ये पूरा मामला चल रहा था कि हुमायूं गया है बंगाल की तरफ और शेरशाह सूरी को समझा रहा है। अब इसी वक्त एट द सेम टाइम
गुजरात में बैठा जो बहादुर शाह, जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी हुमायूं इधर से उधर करने वाला है, पहले इधर संभालता है, फिर इधर 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 वाला बगावत कर लेता है। तो यही होता है। गुजरात में जो सुल्तान बैठा था बहादुर शाह, वो क्या करता है, इस तरफ से आसपास की जो टेरिटरी थी उसको जीत रहा था। जैसे कि उस वक्त मालवा का जो रीजन था उसे राजपूतों का, वो उसे जीत लेता है। उसके बाद वो मेवाड़ पर हमला करने की फिराक में है, और ऐसे ऐसे करते करते वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि आगे चलकर वो दिल्ली और आगरा तक पहुंचने की बातें कर रहा है, कि मतलब वो दिल्ली के तख्त को गिरा देगा। तो ये क्या होने वाला था, बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला था। अब हुमायूं वहां पे बैठा है तो वो तुरंत अपना पूरा समेट लेता है, उसके पास वक्त नहीं है, उसको जल्दी बहादुर शाह को चुप कराना है, और वो तुरंत वहां से निकलता है गुजरात की तरफ। अभी जैसे ही हुमायूं बढ़ रहा था गुजरात की तरफ, तो उसी वक्त मेवाड़ पर हमला किया था बहादुर शाह ने। मेवाड़ की रानी कर्णावती एक लेटर लिखती है हुमायूं को कि आप मेरे भैया हो और एक पूरे बादशाह हो इस सल्तनत के, तो आप मेरी मदद करो। हालांकि इसके हिस्टोरिकल कोई प्रूफ नहीं है कि ये लेटर वाकई में लिखा गया था, राखी भेजी गई थी, क्या था इसके पीछे की स्टोरी। ये थोड़ी मोरल स्टोरी है, इसके बारे में हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है इसके कोई। अब चित्तौड़ का किला जैसे ही बहादुर शाह कैप्चर कर लेता है, वैसे ही हुमायूं की आर्मी भी घुस जाती है चित्तौड़ के किले में और बहादुर शाह को खदेड़ देती है। ये टाइम था 1533 का। यहां पे अभी क्या हो रहा है, बहादुर शाह पूरी तरह से हार गया है। हाँ, और एक बात आपको बताता हूं, बहादुर शाह को मदद थी पोर्तुगीज, तो उनकी मदद से वो पूरा जीत चुका था। मालवा जीत लिया था उसने, मेवाड़ को भी जीत लिया था। तो अल्टीमेटली अभी क्या हो रहा है, हुमायूं की सेना आ गई है और उसे हरा देती है। अभी पोर्तुगीज भी उसमें हार जाते हैं और बहादुर शाह भी हार जाता है। अब इसी हारी हुई हालत में वो मालवा चला जाता है, तो उसकी सेना जो है, हुमायूं की सेना, वो मालवा तक उसका पीछा करती है। मालवा से वो फिर लौट के वापस दीव आ जाता है। अब ये दीव का जो एरिया है वो उस समय उसके अंडर था, और यहां पे वो एक ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ बसेन, पोर्तुगीज के साथ, कि भाई मुझे बचा लो, आपके शरण में अभी मैं आया हूं, ये दीव वाला जो हिस्सा है ये मैं आपको दूंगा। ये आगे चलकर ये हिस्सा आज का जो मुंबई है वो होने वाला था। उसके बाद ये अंग्रेजों के पास चला जाएगा आगे चलकर। ये आगे की कहानी है, वो खैर आगे मॉडर्न हिस्ट्री में हम जानेंगे इसके बारे में। तो यहां पे उनके साथ वो ट्रीटी करता है, और अभी क्या है, हुमायूं इज इन अटैक मोड, कि उसको कैसे भी करके बहादुर शाह को पकड़ना है, उससे खत्म करना है, क्योंकि आगे चल के वो उसका थ्रेट बनने वाला है। अब फाइनली क्या होता है, हुमायूं को आ जाता है गुस्सा कि यार ये अभी इसको पकड़ने जाए तो इधर से उधर, कभी जाता है उधर मालवा, कभी जाता है दीव, कभी अभी पता नहीं कहां चला जाएगा। तो इसका पीछा करने से अच्छा है हम क्या करते हैं, सीधे इसके कैपिटल पर अटैक कर लेते हैं। मतलब इसकी जो कैपिटल सिटी थी गुजरात को, जो चंपानेर का जो एरिया था वो इसकी कैपिटल सिटी थी, उस पर अटैक करके इसका पूरा जो गुजरात है वही हम अपने अंडर ले लेते हैं। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, घूमते रहे किधर घूमना है उधर। तो ऐसे ही होता है। फाइनली हुमायूं उस पर अटैक कर लेता है उसके चंपानेर के एरिया पर, और उसे पूरा कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ पे क्या है, जो बहादुर शाह है वो है पोर्तुगीज के पास, तो वो अभी मदद मांग रहा है पोर्तुगीज से कि यार भाई कैसे भी करके अभी बचा लो मुझे, मेरा क्षेत्र को मुझे दे दो, मुझे वापस दे दो, मुझे फिर से वहां का सुल्तान बनना है। अब जैसे ही हुमायूं ये पूरा गुजरात का और मालवा का रीजन अपने अंडर ले लेता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे अपने कुछ गवर्नर्स को, नोबल्स को बिठा देता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। यहाँ पे मैं चला दिल्ली आगरा वापस, थोड़ा भी मुझे आराम करना है, मैं बादशाह हूं इतना बड़ा, कब से लड़ रहा हूं, तो आप यहाँ पे बैठो, यहाँ का पूरा रीजन आप संभालो। हुमायूं वहां से चला गया है और अभी यहाँ पे पूरे नोबल्स है। अब क्या होता है, बहादुर शाह फिर से उठ खड़ा होता है पोर्तुगीज की मदद से, और वहां पे एक छोटे से उसके रिबेलियंस होते हैं वहां पे घुसे हुए, सबकी मदद से वो फिर से 2 साल बाद कैप्चर कर लेता है मालवा को और गुजरात को। लेकिन अभी क्या होता है, बहादुर शाह नॉट पावरफुल दैट ही वॉज बिफोर, कि अभी क्या है, उसको पोर्तुगीज पूरा, उसको एक क्या हो रहा है, उसके पास पावर नहीं, उसके पास कोई आर्मी नहीं है, पोर्तुगीज उसको आर्मी दे रही है, उसको जिता रही है। तो वहां पे वो उसका थ्रोन स्टैब्लिश कर रहा है, लेकिन वो किसके अंडर है, अभी पोर्तुगीज के अंदर है। 1537 में क्या होता है, पोर्तुगीज क्या करते हैं, एक फेवर मांगते हैं बहादुर शाह से कि भाई एक काम करो, हमें क्या करना है, एक फैक्ट्री बनानी है, दीव जो एरिया जो आपने दिया है, मुंबई का जो रीजन है आज का, वो जो एरिया तुमने मुझे दिया है वहां पे मुझे फैक्ट्री बनानी है। तो वो क्या करते हैं, हाँ ठीक है यार तुमने मेरी मदद की है, क्या फैक्ट्री, क्या एक क्या 10 बनाओ। अब ये पोर्तुगीज की चाल थी कि ये फैक्ट्री के नाम पर वो एक किला बनवाते हैं वहां पे। अब किला बनाने का मतलब क्या होता है कि आप अपने एक रीजन को, एक पर्टिकुलर एक आर्मी को आप स्टैब्लिश कर रहे हैं, आप
कुछ ना कुछ बगावत के मूड में है। तो ये बात खटक जाती है बहादुर शाह को कि यार ये क्या है, मैंने तो इनको फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन दी थी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पर ये तो किला बना रहे हैं, इनका फोर्ट बना रहे हैं। तो वो गुस्से में चला जाता है पोर्तुगीज के पास कि यार ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर पोर्तुगीज भाई हो जाते हैं गुस्सा कि भाई तुम हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं, हमने तुमको थ्रोन पे बिठाया। तो ये थोड़ी सी झड़प होती है और इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली एक शिप पे ये जो बातचीत चल रही होती है वहां पे बहादुर शाह को खत्म किया जाता है। एक सोल्जर होता है, एक ऑफिसर होता है उनका, उसके हाथ से बहादुर शाह को का मर्डर हो जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी बैटल भी हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली पोर्तुगीज वहां पे जीत गए थे। इसके बाद यहाँ पे अलग थ्रोन एस्टेब्लिश होगा ये गुजरात रीजन में, ये आगे हम जानेंगे। तो यहाँ पे बहादुर शाह की कहानी खत्म होती है। मतलब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बात हुमायूं की, तो ये मैं थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये थ्रेड्स थे और ये अभी कैसे कैसे खत्म हो रहे हैं हुमायूं के लिए। तो अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आने वाला था वो शेर शाह सूरी का था। अब जैसे यहाँ पे हुमायूं व्यस्त है इस गुजरात कैंपेन में, तो उस तरफ दूसरी तरफ शेर शाह सूरी क्या हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। जैसे जैसे ताकत बढ़ रही थी शेर शाह सूरी की, वैसे वैसे हुमायूं की धड़कनें भी बढ़ रही थी। तो वो अल्टीमेटली क्या सोचता है कि यार हाँ अभी शेर शाह सूरी के हाथ में है ना वो, और वैसे भी वो हमारा दुश्मन ही है और वो बात तो मेरी मान नहीं रहा है, वो अपना रीजन बढ़ाते ही जा रहा है, छुप छुप के मेरे इस पे हमला ही कर रहा है। तो अभी क्यों ना क्या कर देते हैं, अभी पूरी तरह से इसको खत्म कर देते हैं। तो हुमायूं निकल पड़ता है शेर शाह सूरी को हराने के लिए। वो मार्च करता है अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ। अभी टारगेट वही, सबसे पहले चुनार का फोर्ट जिको, बिहार का जो ये था। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले बताया था ना कि ये गलती थी हुमायूं की। पहले अगर वो चुनार को फोर्ट नहीं छोड़ता था तो कैंपेन उसको यहां से शुरू होती है और वो अच्छा रहता था उसके लिए। तो अभी उसको क्या करना है, अल्टीमेटली सबसे पहले चुनार फोर्ट अपने अंडर ले लेना है और उसके बाद बंगाल की तरफ आगे बढ़ना है और शेर शाह सूरी को हराना है। बंगाल में बैठा है ना शेर शाह सूरी। तो फाइनली 6 महीने की पूरी इस लड़ाई में, बहुत बड़ी बैटल में वो कैप्चर कर लेता है इस फोर्ट को। आफ्टर दिस विक्ट्री हुमायूं वॉज स्टार्टेड मूविंग टू बंगाल, कि अब वो चला बढ़ रहा है आगे बंगाल की तरफ। अब इस 6 महीने के पीरियड में क्या हुआ था मैं बता रहा हूं। अब तक खबर ये थी कि जो शेर शाह सूरी है वो गौड़ में है, गौड़ का जो किला था वहां पे वो है बंगाल के। तो ये खबर हुमायूं की थी। लेकिन इस 6 महीने के पीरियड में वो क्या करता है, छुपके से बिहार के रीजन में चला जाता है। मतलब ऐसा मोड़ के वो बिहार चला जाता है कि वो अभी क्या है, आपके पीछे चला गया है और हुमायूं अल्टीमेटली उसे चेस करते करते उसके रीजन तक पहुंच चुका है। तो ये यहां से बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है कि आप अभी क्या है, आपके दिल्ली और आगरा से बहुत दूर है, बंगाल तक पहुंच गए और आपका जो दुश्मन है वो आपके बीच में खड़ा है। तो अगर आप वापस भी मुड़ेंगे तो वो आपको बीच में रोक लेगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हुमायूं के साथ हो जाती है, वो ये कि जो हिंदाल जो था सबसे छोटा भाई हुमायूं का, वो आ जाता है दिल्ली और आगरा की गद्दी पर कि भाई अभी भैया तो चले गए बंगाल, शेर शाह सूरी उनको जिंदा नहीं छोड़ता है, आगे चलकर कोई ऊपर कोई दूसरा आके बैठ जाए तो ऐसा करता हूं कि मैं यहाँ पे आके थ्रोन पर बैठ जाता हूं। तो यहाँ पे उसने कोई परमिशन नहीं ली थी हुमायूं की कि भैया मैं आके बैठ जाऊं क्या आपके थ्रोन पर, वो आके बस बैठ गया था। अब आप ये सोच रह सकते हैं कि हुमायूं जो था वो अपने पिता की जो पावर थी उसको पूरी तरह से इस्टेब्लिश करने में लग गया था, कि जिन्होंने उन्होंने कमाया था उसको बढ़ाने लगा था, और उसके भाई, खुद के भाई उसके इस रीजन को तबाह कर रहे थे। मतलब साथ देना तो दूर, वो तो बहुत आगे की बात थी, जो उसका है ऑलरेडी, जो थ्रोन उसका एस्टेब्लिश है उससे भी खत्म करने में लगे थे उसके भाई। तो अभी ये सिचुएशन में क्या होता है, हुमायूं क्या करता है, कामरान को चिट्ठी लिखता है। मैंने बताया ना आपके, कामरान काबुल में जो बैठा हुआ था, जो पहले लाहौर को उसने कैप्चर किया था, तो उसको वो चिट्ठी लिखता है कि भैया एक काम करो, आप काबुल से निकलो, तो इसे आप यहां से निकालो और इसको समझाओ कि मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, अभी मैं आने वाला हूं। तो कामरान बोलता है ठीक है कोई बात नहीं बड़े भैया, आप रहिए वहां पे, देख लिए शेर शाह सूरी को। मनी मन कामरान हंस रहा था कि ये उसके लिए एक चांस था। अब वो क्या करेगा, आगरा के और दिल्ली में आ जाएगा और हिंदाल को भी हटाएगा और खुद बैठ जाएगा दिल्ली की गद्दी पर। मतलब आप सोच रहे हैं ये कैसा हो रहा है, गेम ऑफ थ्रोन, कि एक थ्रोन के लिए लड़ाई हो रही है, खुद के भाई उठ खड़े हो रहे हैं ऐसी सिचुएशन में जहां उसे उसके बड़े भाई को उनकी बहुत सख्त जरूरत है, और ऐसी सिचुएशन में वो उसके खिलाफ हो रहे हैं। अब हुमायूं को आ जाता है गुस्सा कि यार ये बहुत बड़ा गेम हो रहा है मेरे साथ, एक तरफ तो ये शेर शाह सूरी है और दूसरी तरफ मेरे भाई है, अब मैं वापस चला जाता हूं मेरे आगरा,
मुझे अभी नहीं ये इसके साथ कोई बैटल करना है, इसको बाद में देखता हूँ, पहले मैं मेरे भाई से निपटता हूँ। अब हुमायूं निकल चुका है बंगाल से बिहार सॉरी आगरा की तरफ, आगरा और दिल्ली की तरफ। और इसी बीच में वो मिलने वाला था शेर शाह सूरी से, क्योंकि मैंने बताया ना आपको शेर शाह सूरी रास्ते में खड़ा है उसके सदर रीजन में। अब वो वक्त जो था वो था बारिश का वक्त। अभी बारिश के समय उस वक्त इतनी फैसिलिटीज तो नहीं थी कि आपकी सेना को अच्छे से आप पूरा प्रोटेक्ट करके चल सके। पूरी बारिश गिर रही थी और इसी बीच क्या होता है, हुमायूं की सेना में एक बीमारी फैल जाती है। अभी बारिश का मौसम था, थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम, तो उससे बहुत से जो उसके सोल्जर्स थे उसमें मर जाते हैं। और हेवी रेन की वजह से उनको ठीक से चलने भी नहीं आता है। तो वो मतलब ये पूरी जो सेना है बाबर की, जो वो कम तो हो ही रही है, साथ ही साथ वो थक भी रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आगे खड़ा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, और ये आगे चलकर लड़ेगा हुमायूं के साथ। 1539 में एक बैटल लड़ी जाती है जिसे हिस्ट्री में बैटल ऑफ चौसा के नाम से जाना जाता है। इस बैटल को भी मैंने अच्छी तरह से कवर किया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो इस बैटल में अल्टीमेटली क्या होता है, शेर शाह सूरी भारी पड़ जाता है हुमायूं पर, और हुमायूं जैसे तैसे गंगा नदी में कूद जाता है और खुद की जान बचाता है। एक गवर्नर उनका जो होता है वो उसकी जान बचाता है और उसको उठा के जैसे तैसे वो आगरा पहुंचा देता है। अब जैसे ही हुमायूं यहां पर पहुंच गया था दिल्ली और आगरा में, जैसे तैसे बच के, बैटल ऑफ चौसा से बच के, तो उसको आ जाता है गुस्सा। वो कुछ भी नहीं सोचता, यार ये क्या हो गया, मैं कैसे हार गया। तो अब क्या करता है, वो आर्मी कंसोलिडेट करता है, पावरफुल उसकी पूरी फोर्स लेता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि पहले जो मैं हारा था बैटल ऑफ चौसा, वो ऑलरेडी मेरी सेना उस वक्त कमजोर थी। तो अब क्या करता हूं, मैं पावरफुल सेना लेके उस पर अटैक करता हूं, और यही मौका था। तो 1540 में, उसके अगले ही साल, मतलब 1539 में बैटल ऑफ चौसा होती, और 1540 में और एक बैटल लड़ी जाती है जिसे बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से, बिलीग्राम, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलीग्राम दोनों ये नाम है, इस नाम से जाना जाता है ये बैटल को। ये ऐतिहासिक बैटल हुई थी, और इसी ऐतिहासिक बैटल के चलते मुगल एम्पायर अब उखड़ जाएगा पूरी इस इंडियन कॉन्टिनेंट से, सब कॉन्टिनेंट से। तो इस बैटल में अल्टीमेटली शेर शाह सूरी फाइनली पूरी भगा भगा के मारता है हुमायूं की सेना को, हुमायूं को कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। कि हुमायूं को तो ये लग रहा था कि नहीं यार, उस वजह से मैं हारा था क्योंकि मेरी सेना के पास इतना ये नहीं थी, ताकत नहीं थी, लेकिन अब तो मैं जा रहा हूं। लेकिन क्या होता है, शेर शाह सूरी भी बहुत पावरफुल बन चुका है, क्योंकि बैटल ऑफ कन्नौज की वजह से बहुत सारे जो हुमायूं के जो सरदार थे, हुमायूं की जो दूसरे जो नोबल्स थे, वो भी उसके साथ मिल गए थे कि यार हाँ, बहुत बड़ा एक बादशाह को हरा दिया आपने। तो अभी वो बहुत पावरफुल हो चुका है। तो ये और एक गलती थी हुमायूं की कि उससे थोड़ा शांत रहना था, थोड़ी स्ट्रैटेजिक मूव के बारे में सोचना था। तो अब वो क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में अभी प्लस पॉइंट किसके पास है, शेर शाह सूरी के पास। तो वो चेस करता है हुमायूं को और आगरा तक पहुंचाता है, आगरा और दिल्ली तक पहुंचाता है। अब हुमायूं यहाँ पे एक चिट्ठी लिख रहा है शेर शाह सूरी को कि यार मैं आपका पूरा मान लेता हूं, आपका रीजन पूरा आप संभाल लीजिए, आपका बिहार का रीजन आपके पास रख लीजिए, बंगाल आपके पास है, मुझे यहाँ पे दिल्ली और आगरा का रहने दो, आगरा तक रहने दो। शेर शाह सूरी बोलता है कि यार चलो छोड़ो, ये मुझे कुछ नहीं जानना है, दिल्ली और आगरा मुझे चाहिए, आप काबुल में जाके बैठो, जो आपके पिता ने आपको आपके लिए बना के रखा था। काबुल जो एरिया है वो आपका है, आप वहां पे जाके बैठ जाओ। अब काबुल में कामरान राज कर रहा था, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो खुद को वहां का सुल्तान बता रहा था। तो हुमायूं वहां पर पहुंच जाता है कामरान की मदद के लिए कि यार मेरी मदद करो, आपकी सेना ले लो, और हम जाके सबको, इस शेर शाह सूरी को हरा देते हैं और दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन कामरान क्या है, अब उसके बारे में मैंने तो बताया, अभी वो उसका असली रंग दिखाता है कि वो सोचता है नहीं भैया, मैं आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, शेर शाह सूरी इज वेरी पावरफुल राइट नाउ, हमें उसके साथ ये नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसके साथ दोस्ती करना ही बहुत बड़ी बात है। तो वो क्या कर रहा है, ऐसी बात हुमायूं से कर रहा है, और दूसरी तरफ से शेर शाह सूरी से हाथ भी मिला रहा है कि मेरे पास अभी हुमायूं यहाँ पे आया है, मैं इसको आपको दे देता हूं, आप क्या करो, पंजाब का जो रीजन है, लाहौर का जो रीजन है, वो मुझे दे दो। लेकिन क्या होता है, सौभाग्य कहा जाए ये हुमायूं का उस वक्त के, कि शेर शाह सूरी उस वक्त उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता, और वो कहता है कि यार भाड़ में जाओ, तू जा, तेरा भाई जा, दोनों भी जाओ भाड़ में। पंजाब तो क्या, यहाँ का एक हिस्सा भी मैं तुझे नहीं दूंगा, वहां रहना है तो वहां चुपचाप काबुल में रह ले, नहीं तो मैं वहां पर भी आऊंगा। अब यहाँ पे कामरान से मदद ना मिलने की वजह से हुमायूं क्या, सिंध के एरिया में चला जाता है। अब वहां पे जो लोकल रूलर थे, राजपूताना जो वहां पे रूल स्टेब्लिश था, वहां वो उसके पूरे मतलब वफादार थे उस समय। तो वो
उनकी मदद लेने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। अब ये जो रीजन था, अमरकोट का जो रीजन था, 1542 में ये समय था। उस समय यहाँ पे एक बहुत बड़े मतलब एम्परर का जन्म होने वाला है यहाँ पे, जो कि बेटा था हुमायूं का, जिसका नाम आगे चलकर अकबर होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो इसका उस समय जन्म हुआ था। और हुमायूं क्या करता है अल्टीमेटली, उसकी बीवी और उसके जो बेटा है ये, उसको ये अमरकोट में ही रख के ये चला जाता है ईरान। अब ईरान में उस वक्त सफाविद डायनेस्टी राज कर रही थी। अब वहां के जो बादशाह थे वो इनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं हुमायूं का, कि भैया आ जाओ, अच्छा हुआ आप आ गए। सबको मतलब उसको एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा महल भी दिया जाता है रहने के लिए। उसकी पूरी तरह से उसकी खातिरदारी होती है हुमायूं की। अब इस 15 साल की जो पीरियड था, ये 15 साल के पीरियड में ये जो सुल्तान था ईरान का, वो हुमायूं को पूरी पॉलिटिकल टेक्निक, पॉलिटिकल जो जो दावपेच थे वो सिखाता है। मतलब वो एक तरह से आप कहा जाए कि एक गुरु ही बन गया था। अब ये पूरा सीखते सीखते उसको 15 साल निकल जाते हैं। और इसी बीच अभी क्या हो रहा है, शेरशाह सूरी मर गया है। 1545 में उसकी अल्टीमेटली डेथ हो गई। अब इसके बाद शेरशाह सूरी के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी यहाँ पे राज कर रहा था। इस्लाम शाह सूरी भी बहुत पावरफुल था अपने पिता की तरह ही। वो भी 10 साल यहाँ पे राज करता है और 1554 में 10 साल बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत के बाद ये जो सूरी डायनेस्टी है, इसके आने वाले जो बादशाह है वो बहुत ही कमजोर थे। ओके, और अल्टीमेटली हेमू जो राजा थे वो यहाँ पे थोड़ा दिल्ली की गद्दी को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। अभी हेमू वहां पे अभी हावी होने वाले थे वहां पे। तो यही मौका था अभी हुमायूं के लिए कि फिर से वो आए और यहाँ पे अपना थ्रोन एस्टेब्लिश करे। ऐसे में हुमायूं को सबसे बड़ा साथ मिला बैरम खान का। ये बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर था उस समय हुमायूं का। ईरान के जो सुल्तान थे उन्होंने उसको मुहैया किया था इसको। तो ये बहुत बड़ा आर्मी जनरल था और इसी की मदद से एक बैटल लड़ी जाती है दिल्ली में, जिसे बैटल ऑफ शिरहिंद कहा जाता है। इस बैटल को भी मैं आगे चलकर कवर करूंगा। ये बैटल 22 जून 1555 को लड़ी गई थी। एक तरफ थे बैरम खान जो कि कमांडर थे हुमायूं के, और दूसरी तरफ थे सिकंदर शाह सूरी जो कि तीसरा बादशाह था इस सूरी डायनेस्टी का। तो इनके बीच ये बैटल होती है और अल्टीमेटली इस बैटल में जीत हो जाती है हुमायूं की। और अभी फिर से 23 जून 1555 यहाँ पे थ्रोन इस्टेब्लिश हो गया है मुगल एम्पायर का, और फिर से हुमायूं यहाँ पर गद्दी पर आ गया है। मतलब 15 साल के एग्जाइल के बाद। आप सोच सकते हैं इसका ये दो रीजन है। पहले जो उसके पिता ने उसको बिठाया था, दूसरा रीजन है वो खुद आके बैरम खान की मदद से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। अब इसके अगले साल यानी 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की एक हादसे की वजह से मौत हो जाती है। अब ये हादसा क्या था कि हुमायूं को क्या था, पढ़ने का बहुत शौक था और उसकी जो लाइब्रेरी थी उससे वो रोज चढ़ता था उतरता था, रोज मतलब बार बार वो अपनी लाइब्रेरी में जाना पसंद करता था। तो यहां से उन सीढ़ियों से वो गिर गया था और उसके सर पे चोट लगने की वजह से यहां पे उसकी एक एक्सीडेंटली मौत हो जाती है। अब इसके बाद उसका बेटा इस गद्दी पे आएगा और वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा रीजन एस्टेब्लिश करेगा खुद का, एक मुगल एम्पायर बहुत बड़ा। अब उसके सामने कोई चैलेंज नहीं होगे, वो एक पीस पीरियड होगा मुगल एम्पायर के लिए। वो आगे क्या होगा ये हम आगे आने वाले वीडियो में सुनेंगे। लेकिन बताने वाली बात यह है कि जो बाबर का और हुमायूं का जो दोनों रीजन था ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी में गुजरे। मतलब ये बेस था मुगल एम्पायर का। उन्होंने किसी भी कंडीशन में ये सोचा नहीं कि यार हाँ चलो यहां से भाग चलते हैं कहीं और। वो लड़ते रहे आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक। और यही वो कड़ी थी जहां से आगे चल के मुगल एम्पायर बहुत बड़ा हुआ। अब हुमायूं की मौत के बाद आगे एक बैटल लड़ी जाती है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि राजा हेमू और अकबर जो बेटा था हुमायूं का उसके बीच लड़ी गई थी। इसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम अकबर की बायोग्राफी पे आएंगे। तो इसी के साथ ये हुमायूं का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हुमायूं के बारे में आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।